हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज के एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका आज दोस्त लेकर आ गया है मैट्रिक विज्ञान का छठा वीडियो, क्योंकि इससे पहले हम लोग सरस्वती कवच के साथ 5 वीडियो पढ़ चुके थे। आज छठा वीडियो है, उसमें 50 क्वेश्चन हमने डील कर चुके थे। आज हम लोग 51 से डील करेंगे 60 तक। दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले एक खूबसूरत सी मोटिवेट हो जाए। दोस्तों, मोटिवेट से पहले आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, कमेंट करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो देखने के चक्कर में ना लाइक और सब्सक्राइब कर भी नहीं करते हैं। देखिए, आप अगर वीडियो को चाहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जाकर आपके पास वीडियो जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों, पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, कमेंट करना ना भूले, ताकि कमेंट कीजिएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप है ना, हमको उत्साह मिलेगा। आप कमेंट कीजिएगा तो हमें उत्साह मिलेगा, तब जाकर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे मेन होता है कमेंट, है ना। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोटिवेट। आप लोग से उम्मीद है कि अच्छा तरीका से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आज 10, 11, 12 तारीख हो गया। क्योंकि अब कुछ ही दिन में क्या, अब एग्जाम है। क्योंकि 10 दिन के बाद, 15 20 दिन के बाद क्या, इंटर का एग्जाम है। इंटर भाइयों से क्या है, निवेदन है कि वो अच्छा से पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है ना दोस्तों। तो क्या करें, आप लोग भी अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि थोड़ा दिन ही और बचा हुआ है। आपके बड़े भाई का एग्जाम है, और आपका भी 5-7 दिन के बाद क्या होने लगेगा, एग्जाम होने लगेगा। तो आप लोग पढ़ाई पे समय दीजिए, क्योंकि अब अंत भला तो सब भला, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे मोटिवेट, खूब सुंदर सी, क्योंकि पढ़ाई के लिए उत्तेजित करता है। दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है ना। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, है ना दोस्तों। यानी कि जीत और हार आपके सोच पर, है ना, सोच, है ना, जो सोचते हैं उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर मान लीजिएगा तो हार हो जाएगा, अगर ठान लीजिए, जिद रख लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, ठानिए, मानिए नहीं कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन याद कर लेते हैं, ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, याद करिए जाइए, है ना, क्योंकि ठानिए, कि जिद रखिएगा तभी। हम बोले थे ना, पहल का वीडियो में बोले थे, आपको पीछे ही बोले हुए थे कि उम्रें हमें थका नहीं सकती है, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती है, जब जिद हो जीतने का तो हमें हार भी हरा नहीं सकती है दोस्तों। तो हम कह रहे हैं दोस्तों, आपको हार भी हरा नहीं सकता है। जब आप अंदर जिद और ठान लीजिएगा ना, तो आप अपने मंजिल को जरूर अचीव कर पाइएगा। तो दोस्तों, ना देर करते हुए हम लोग क्या, क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और क्वेश्चन पढ़ना है अच्छा अच्छा, है ना, क्योंकि VVI। चलिए, आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर देखिए सर, है ना। सब्सक्राइबवा कर दीजिए सर, सब्सक्राइबवा करके लाइकवा कर दीजिए, और कमेंटवा जल्दी कर दीजिए, है ना। आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र का उपयोग लिखे, है ना। यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन आपका, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और उसका उपयोग और ऊपर सूत्र वो लिखना है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है सर। इसका सूत्र CaOCl2 होता है। इसका सूत्र सर CaOCl2 होता है सर। इसका उपयोग निम्नलिखित है ना। कहो, है ना, इसको याद करिएगा सर ट्रिक से ना। तो CA से क, है ना, का, ओ से ओ, काओ कल कल, काओ कल कल, यानी कल मतलब दूगो, तो क्या हो जाएगा, CA दूगो आप लिख दीजिएगा, दूगो कल होगा, यानी कि CL तो एगो CL कैगो CL, दूगो CL। तो याद रखिएगा, काओ कल कल, काओ कल कल, काओ कल कल, है ना। बच्चा जो रहता है ना, तो क्या कहता है, अंकल के कहता है काओ, अंकल कहने के बजाय क्या कह देता है, कल कल कह देता है ना। तो काहो काओ कल कल, है ना। तो याद हो जाएगा ट्रिक से। चलिए, इसका उपयोग निम्नलिखित है सर। विरंजक चूर्ण का उपयोग निम्नलिखित है सर। एक में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में होता है। जो कागज बन जाता है ना, बांस के कॉपर या जो भी कुछ का कागज जब बन जाता है और उसको फ्रेश करने का बारी आता है, तो किसका उपयोग किया जाता है सर, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है सर। प्लेन करने के लिए, जिससे हमारा कलम ना रुके, अच्छा से चले, जिसके करने से क्या किया जाता है, यानी कि कागज उद्योग में विरंजक करने के रूप में आता है, यानी कि कागज को प्लेन करने का काम करता है कौन, विरंजक चूर्ण। चलिए, 2 में, कपड़ा, कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में, कपड़ा भी जो होता है, जो कपड़ा बन जाता है और रफ से लगता है, उसे क्या, विरंजक चूर्ण यानी कि पेंट पॉलिश करने में इसका उपयोग होता है, कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में सर। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है सर। क्लोरोफॉर्म यानी कि प्रयोगशाला में जो होता है क्लोरोफॉर्म, उसके बनाने में उपयोग होता है किसका सर, विरंजक चूर्ण का। चलिए दोस्तों, हम लोग अकाउंट देख लिए। अब इधर देखते हैं, एक और है। चलिए दोस्तों,
तो हम लोग आ गए, है ना। चौथा उसका उपयोग है प्रयोगशाला में यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसको प्रयोगशाला में हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करवाते हैं और करते हैं। चलिए सर 52 नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत शॉक, है ना। विद्युत शॉक से आप क्या समझते हैं सर? विद्युत शॉक के मतलब होता है ना बिजली से जो झटकावा लगता है ना, करंट लगता है, तो हम क्या कहते हैं सर? झटका मार दिया, झटका मार दिया, तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत शॉक लगना। क्या करना? विद्युत शॉक लगना कहते हैं। विद्युत शॉक से आप क्या समझते हैं सर? तो जब हमारे शरीर का कोई भी अंग, सर आंसर देख रहे हैं हम लोग उत्तर, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। जब हमारे शरीर का कोई भी अंग बिजली की नंगे तार से, है ना, नंगी तार से छू जाता है तो हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच क्या विभवांतर भैया आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? विभवांतर पैदा हो जाता है, जिससे हमें धक्का लगता है, धक्का लगता है, उसे हम लोग विद्युत शॉक कहते हैं, है ना। दोस्तों जब हमारे शरीर, है ना, हमारा शरीर कोई भी नंगा तार मतलब जान रहे हैं, जो प्लास्टिकवा होता है तार के ऊपर कवरवा, जिसको विद्युत क्या कहते हैं, यानी कि विद्युत रोधी भाग जो होता है, उसको क्या, उसको हटा दिया जाएगा तो वो नंगा हो ना जाएगा। तो हमारा सिर जब किसी नंगे बिजली से या नंगे तार से क्या करता है, छूता है, मतलब टच होता है, सटता है, तो हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच क्या हो जाता है? विभवांतर पैदा हो जाता है सर, विभवांतर पैदा हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ना एक धक्का सी लगता है, एक धक्का सी महसूस होता है, उसे हम विद्युत शॉक कहते हैं, या करंट लगना भी कह सकते हैं, है ना, झटका मारना भी कह सकते हैं। तो हम लोग चलिए आइए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें, है ना। वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर क्या है हम लोग देख लेते हैं। चलिए वायवीय शोषण एक और लिख देंगे, पहले बोलेंगे तो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है दोस्तों, और है ना, और एक और वायवीय को सजा के लिख देंगे, एक और क्या कर देंगे, अवायवीय के लिख देंगे दोस्तों। ये ऐसा है ना, अंडरलाइन दे दीजिएगा, सुंदर से लगेगा। चलिए तो एक में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जो वायवीय होता है ना, इसमें ग्लूकोज ना टूटता है, यानी कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, पूरा टूटता है ना दोस्तों। और इसमें अवायवीय में होता है सर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है सर, इसमें ग्लूकोज नहीं टूटता है ना दोस्तों। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, नहीं टूटता है दोस्तों, नहीं टूटता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं 2 नंबर अंतर, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दोस्तों। यह किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय शोषण क्या होता है सर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और दूसरा नंबर, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है ना। पूछेगा कौन सा शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो अवायवीय शोषण। अब पूछेगा कौन सा, है ना, कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वायवीय शोषण। सर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर हम देख लेते हैं, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर कौन सा श्वसन में उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सर वायवीय में, है ना। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सर कम ऊर्जा किसमें उत्पन्न होता है? अवायवीय में, है ना। चौथा देखते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है। सर वायवीय शोषण में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय शोषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया व माइट्रो, है ना, साइटोप्लाज्म में होता है, और यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। अवायवीय शोषण केवल साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए सर आ जाते हैं 5वां अंतर में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद है। सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद है। जब वायवीय शोषण में जब लास्ट में उत्पाद यानी कि निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद होता है सर। लेकिन अवायवीय में अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल होता है ना, है ना। कौन होता है इसमें? एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद है दोस्तों। हम लोग अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग को 54 नंबर दिख रहा होगा अच्छा से, है ना दोस्तों, दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों आ जाते हैं हम लोग। चलिए साबुन तथा अपमार्जक में अंतर करें। पिछले वीडियो में हम लोग ना देखे थे साबुन और अपमार्जक क्या है, और यहाँ साबुन अपमार्जक में अंतर देखते हैं। तो बोलेंगे दोस्तों साबुन अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। सर साबुन अपमार्जक को सौरभ कहते हैं, है ना। तो साबुन एक में यह सर उच्चवासीय अम्लों का सोडियम लवण होता है ना। साबुन उच्चवासीय अम्लों वासीय अम्लों का क्या होता है? लवण होता है, सोडियम लवण होता है सर। वासीय मतलब है ना तेल युक्त पदार्थ, है ना। चलिए और एक में देखते हैं अपमार्जक में यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक, है ना, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होता है सर। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होता है। चलिए दूसरा नंबर में अंतर में देखते हैं, यह जल में कम घुलनशील होता है। सर साबुन जल में क्या होता है? कम घुलनशील होता है, जबकि सौरभ अपमार्जक यह जल में अधिक घुलनशील होता है सर। इसका जलीय घोल क्या होता है सर? अम्लीय होता है ना। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। साबुन का जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है सर। साबुन का जलीय घोल क्षारीय होता है, और इसका अपमार्जक का जलीय घोल उदासीन होता है ना। अपमार्जक का जलीय घोल कैसा होता है? उदासीन होता है दोस्तों। हम लोग आगे की अंतर देखते हैं, क्योंकि 5 नंबरी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा यह। चलिए चौथा देखते हैं हम, सर इसमें सफाई की क्षमता कम होती है। साबुन में सफाई की क्षमता क्या होती है? कम होती है, लेकिन वही इसमें यानी कि अपमार्जक में सफाई की क्षमता अधिक होती है ना। चलिए 5वां में, इसका निर्माण वनस्पति तेल या जंतु वसा से होता है साबुन का, और अपमार्जक का निर्माण होता है कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या आ जाते हैं अब 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अच्छा से, है ना।
चलिए, आहार जाल से आप क्या समझते हैं? आहार जाल या आहार श्रृंखला, है ना? ये सब कहे तो आपको यही आंसर लिखना है। सर आहार श्रृंखला, आहार मतलब खाना, जाल मतलब जानिए ना, है ना? जाल जैसी संरचना होगी, है ना? तब बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या? कहाँ पे? पेड़-पौधा मतलब वनस्पति में, है ना? पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार, है ना? पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि वन में सामान्यतः क्या होता है? एक साथ कई आहार श्रृंखलाएँ हमेशा सीधी ना होकर सर एक दूसरे से क्या होती है? आड़े तिरछी, मतलब जाल के टाइप के, जाल एना-एना बना रहता है ना जाल, है ना? मच्छरजाली टाइप के या जाल टाइप के, है ना? बना रहता है। तो सीधा ना होकर सर एक दूसरे के क्या होता है? तिरछा आड़े जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाती है और किसी किसी भी पारितंत्र में आहार श्रृंखला का यह जाल आहार जाल कहलाता है। दोस्तों, है ना? समझिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वन में सामान्यतः एक साथ कई आहार, है ना? कई आहार श्रृंखलाएँ हमेशा सीधी ना होकर आड़े तिरछी होती है, यानी कि तिरछी होती है, जाल की संरचना जैसी जुड़ी होती है। तो ऐसे, है ना? जुड़कर एक ऐसी जाल का संरचना बनाती है जो किसी परितंत्र में आहार श्रृंखला का यह जाल क्या कहलाता है? आहार जाल कहलाता है, यानी कि खाने की प्रक्रिया को आहार जाल कहते हैं। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं ओजोन परत, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, है ना? 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्त, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है ना? ओजोन क्या है ना? और यह मनुष्य के लिए कैसे लाभदायक भी होता है? ये क्वेश्चन सब बोले तो आप लोग ये आंसर डालिएगा। तो चलिए, ओजोन में ऑक्सीजन का कितने अणु रहता है ना? कितने अणु रहता है? तो अणु एक ही होता है, लेकिन परमाणु कितना होता है? 3 गो होता है सर। परमाणु पैर पर होता है, यानी कि नीचे होता है, और सर अणु बगल में होता है ना? अणु बगल में होता है, बगल मतलब ये वो है ना? ऑक्सीजन है ना, इसके बगल में ऐसे होगा, ठीक है? और परमाणु पैर पर होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना? आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, है ना? ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 गो परमाणु होते हैं। आपसे पूछेगा जल में, है ना? जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो सर H2O, तो 2 होता है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव में मोस्ट भी है दोस्तों, गौर से समझिएगा दोस्तों। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों हम लोग तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3। तो बोलेंगे ओजोन के अणु, है ना? ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, है ना? यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। सर ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली, सर सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है ना? पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। जो सूर्य से सर किरण आती है ना, तो वो क्या शुद्ध किरण नहीं होता है दोस्तों, है ना? पराबैंगनी किरण होता है, खतरनाक किरण होता है, जिसके पड़ने से आपको त्वचा कैंसर हो सकता है दोस्तों, त्वचा कैंसर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जो ओजोन परत होती है ना, तो सूर्य से जब भी प्रकाश निकलता है ना, 8 मिनट में चौंक ना जाता है अपने पृथ्वी पर, है ना? तो उसमें ना उसके ऊपर क्या लगा होता है? यानी कि जाली छानने के जैसा आपका ओजोन परत लगा होता है, जिस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जो भी किरण रहता है उसको खींच लेता है, सोख कर लेता है, खराब किरण को सोख कर, और शुद्ध किरण पृथ्वी पर भेजता है, जिससे जीव का रक्षा होता है। ऐसे ही मानव के लिए ये लाभदायक होता है दोस्तों। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। तो ओजोन परत ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण क्या होता है? जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है ना? जिससे मानव में त्वचा कैंसर हो जाता है। यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। तो यह हमारे परितंत्र के लिए काफी लाभदायक होता है दोस्तों। अगर ये ना रहे तो सभी आदमी मर जाएगा, है ना? तो पूछ देगा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। कौन? ओजोन परत दोस्तों। चलिए हम लोग आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना दोस्तों? तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो 57 नंबर है, मैदानी पारिस्थितिकी में उत्पादक एवं उच्च श्रेणी के उपभोक्ता का नाम लिखे। मैदानी मतलब जान रहे हैं ना, मैदान, है ना? मैदानी में कितना? पारिस्थितिकी के उत्पादक एवं उच्च श्रेणी का नाम लिखिए, यानी कि खाना आहार वाला। तो सर जी जान रहे हैं ना, यानी कि मैदान में कौन हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र, घास होता है मैदान में, यानी कि पृथ्वी पर क्या उगा रहता है? घास उगा रहता है। और सबसे उच्चतम श्रेणी क्या आता है? बाज होता है। कैसे सर? जैसे घास को कौन खाएगा? कीड़ा खाएगा। कीड़ा को कौन खाएगा? कीड़ा को मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा दोस्तों? सर्प को कौन खाएगा? तो चील खाएगा, यानी कि बाज खाएगा, है ना? तो उच्चतम श्रेणी का क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा, यानी कि शुरू वाला एगो लास्ट वाला सीधा क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे छोटका न्यूनतम परिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? घास होता है, और सबसे उच्चतम श्रेणी बाज होता है ना? बीच वाला को गिनती नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे की तरफ 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना? 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग, है ना? तो दोस्तों एक मोटिवेट हो जाए ना दोस्तों, है ना? पेज पलटे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा? मोटिवेट एक होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जीने का बस यही अंदाज रखो दोस्तों, जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे अंदर अंदर नाज करो, है ना?
है ना, नजरअंदाज करो दोस्तों। सॉरी बोलने में डिफेक्ट हो गया है। तो जीने का बस यही अंदाज रखो दोस्तों, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। तो दोस्तों आप जीने का अच्छा अंदाज रखिए, ताकि आपको लोग आगे चल के अगर ना समझे तो उसको क्या कीजिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग 57 नंबर आ जाते हैं, सॉरी 58 नंबर ना होगा दोस्तों, है ना, हम लोग तो 57 करिए दिए। 57 क्या क्या करें, यानी कि उच्चतम श्रेणी और न्यूनतम श्रेणी, है ना। तो न्यूनतम श्रेणी कौन हो जाएगा, घास हो जाएगा सर, और उच्चतम श्रेणी बाज हो जाएगा, इतना याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा स्रोत के रूप में, है ना, जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। जीवाश्म ईंधन यानी कि जीव से जो होता है तैयार, उसे जीवाश्म ईंधन, है ना। और ये कहा जा रहा है क्या, एक प्राकृतिक यानी कि जैसे कि सूर्य, है ना। तो इसमें हम लोग अंतर देखेंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित अंतर है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। एक ओरी जीवाश्म ईंधन को लिख लेंगे सर, और एक ओरी सूर्य को लिख लेंगे सर। तो चलिए जीवाश्म ईंधन में एक में बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन का उपयोग से हानिकारक गैस निकलता है ना। जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम का उपयोग करेंगे ना, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हानिकारक गैस निकलता है जो प्रदूषित करता है सर। कार्बन को मतलब खाना बनाने में यूज करेंगे तो उसमें से भी क्या होता है, गैस निकलता है, जिसको खतरनाक गैस मानी जाती है ना दोस्तों। तो सूर्य, अब सूर्य में आ जाता है, तो सूर्य की उष्मा एवं प्रभाव के उपयोग से कोई हानिकारक नहीं होता है, यानी कि कोई हानिकारक गैस नहीं निकलता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से कोई हानिकारक गैस नहीं निकलता है, बल्कि डी निकलता है सूर्य के प्रकाश से, विटामिन डी, जो बच्चे को हड्डी को या मजबूत करता है ना दोस्तों, यानी कि बच्चे को हड्डी को मजबूत करता है दोस्तों, सभी की हड्डी को मजबूत करता है दोस्तों। चलिए तो दो में देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन में। इसका उपयोग हर समय कर सकते हैं दोस्तों, हर जगह किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, हर समय में भी किया जा सकता है ना। लेकिन सूर्य का उपयोग दिन में ही किया जा सकता है, सूर्य का उपयोग क्या सिर्फ दिन में ही किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अब तीसरा में, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है दोस्तों। ऊर्जा यानी कि जीवाश्म ईंधन को एक बार हम उपयोग कर लेंगे तो दोबारा क्या होगा, नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। और सूर्य क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि दोस्तों यह दोबारा फिर कल उगेगा दोस्तों, है ना। सूर्यदेव फिर कल उगेंगे, इसीलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसको दूसरा नाम पुनःपूर्ति योग संसाधन है दोस्तों। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं हम। जीवाश्म ईंधन को खरीदना पड़ता है, जो जीवाश्म ईंधन होता है ना दोस्तों, उसको खरीदना पड़ता है। पेट्रोल आप नहीं खरीदते हैं, कोयला नहीं खरीदते हैं, प्राकृतिक गैस नहीं खरीदते हैं दोस्तों, तो वही सब ना जीवाश्म ईंधन है दोस्त। तो चलिए मेरे दोस्त अब सूर्य में देखते हैं हम। सूर्य ऊर्जा को खरीदना नहीं पड़ता है दोस्तों, सूर्य है ना प्राकृतिक द्वारा, है ना, नेचर भगवान द्वारा है ना, तो इसी को खरीदना नहीं पड़ता है, ये हमको फ्री में मिलता है दोस्तों। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों, है ना, अब आ जाते हैं हम लोग पचमा अंतर में दोस्तों। पचमा अंतर आपका कह रहा है, पचमा अंतर यही है दोस्तों, है ना, इसमें प्रदूषण फैलता है ना, और इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण फैलता है, सूर्य के प्रकाश से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन, बड़ी मस्ट भी है। कूलॉम का नियम क्या है दोस्तों, कूलॉम का नियम क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं आंसर उत्तर। चलिए दोस्तों देखेंगे समझेंगे। कूलॉम का नियम दो आवेशित वस्तुओं के बीच, है ना दोस्तों, कूलॉम का नियम दो आवेशित वस्तुओं के बीच, है ना, विद्युत बल उनके गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं दोस्तों, है ना। कूलॉम का नियम दो आवेशित वस्तुओं के बीच, है ना, विद्युत बल उनके, है ना, विद्युत बल के उनके गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है, समान होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर का क्या होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं दोस्तों। याद होगा दोस्तों, कूलॉम का नियम दो आवेशित वस्तु यानी कि दो आवेशित वस्तु होगा, और उसके बीच ना विद्युत बल उनके गुणनफल का क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समानुपाती होगा, एवं उनके बीच की दूरी के जो वर्ग है ना, वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग आ जाते हैं दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट है इस वीडियो का दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक ले आप चैनल के सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ना किए होंगे तो अभी कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट प्लीज कीजिएगा दोस्तों जरूर, है ना दोस्तों। कमेंट करने से क्या होता है कि हमको उत्साह मिलता है ना, ताकि हम आगे की वीडियो बना सके, है ना दोस्तों, आपके लिए अच्छा वीडियो लाए, है ना दोस्तों, आपके मन से वीडियो ला सके, है ना, इसलिए कमेंट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा क्या है दोस्तों, है ना, आपका 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों। तो चलिए, है ना, जो भू मतलब जमीन होता है ना, जमीन में जो ऊर्जा होता है उसे सर भूतापीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसको अच्छा से दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा भूमि के नीचे स्थित, है ना, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय यानी कि भूमि के नीचे स्थित, है ना, गर्म स्थानों से, कौन स्थान से, भूमि के गर्म स्थानों से प्राप्त उष्मा या उष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड में ना, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहा है दोस्तों, है ना। मिट्टी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, पृथ्वी के गर्भ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। और इसका उपयोग क्या कर रहा है, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका ना,
बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा भूमि के नीचे स्थित गर्म स्थानों से प्राप्त ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग है ना न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र मतलब कई मशीन यानी कि संयंत्र कार्य कर रहा है, कई कंपनियां कार्य कर रही है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, कमेंट कीजिए ताकि आगे हम वीडियो बना पाए, आपका सहायता कर सके, है ना, आपके जीवन में सहायता कर सके, आगे की ओर सहायता करें। जो ऊपर कमेंट कर दीजिएगा जो वीडियो पर, उस वीडियो को हम बनाएंगे जरूर, है ना, बनाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को क्या कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों आप अच्छा से पढ़िए क्योंकि बहुत कम 20 दिन में आपका रिजल्ट देना है ना, मम्मी पापा को खुशी देना है। तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तभी जाकर खुशी दे पाइएगा दोस्तों। तो हम लोग यहीं पे सीमित रखते हैं इस क्लास को, फिर कल अगला क्लास किया जाएगा दोस्तों। कमेंट कीजिए जो सब्जेक्ट पर मतलब वीडियो बनाना होगा वो सब्जेक्ट का मतलब कमेंट कीजिए, हम वो सब्जेक्ट का वीडियो जरूर आपको तक पहुंचाऊंगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों